शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो ज्ञान ऐसा होना चाहिए, तभी तो अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अरे तो पियो, शेरनी का दूध है शिक्षा, खूब पियो, दहाड़ो फिर बैठ करके। तो अच्छी तरीके से समझ करके पियो इसको, शिक्षा को, ठीक है। जितना ज़्यादा गहराई में उतरते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपका रूपांतरण होगा, आंतरिक रूपांतरण होता चला जाएगा। फिर आपके अंदर जो है नम्रता आएगी, लोगों को देख करके जो झुकना सीख जाओगे, जितनी बुराइयाँ धीरे धीरे एक साइड में होती चली जाएंगी। ये सारी चीज़ें होती हैं शिक्षा, अगर शिक्षित हो जाते हो, ठीक। बहुत लोगों को आधा ज्ञान होता है तो सोचते हैं हमको बहुत ज्ञान हो गया है, फिर वो जो है अहम में आ जाते हैं। तो जब ज्ञान, मतलब ज्ञान देखो, कभी कोई परफेक्ट ज्ञान, हम अपने ब्रेन का 3-4% ही इंसान इस्तेमाल करता है मैक्सिमम। आइंस्टीन जैसे लोगों ने सिर्फ 5% ब्रेन का इस्तेमाल किया था, ठीक। हमने बताया ना कितना दिमाग हमारा, जितना ज़्यादा दिमागी कसरत आप करोगे, दिमागी कसरत जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा दिमाग जो है क्या होता है, उतना ज़्यादा वर्क करता है। मतलब जितना प्रैक्टिस उसको प्रैक्टिकल कराओगे, मतलब हमारा जीवन के, हम हमेशा कंफर्ट लाइफ ढूंढते हैं कि जीवन हमको बहुत ही आसान मिल जाए, आसान जीवन जीना चाहते हैं। जब आसान जीवन जीने लगेंगे तो हमारा ब्रेन भी उसी हिसाब से सुस्ताने लगता है, हाँ सुस्ताने लगता है। लेकिन उसको हमेशा एक नया टास्क दो अपने दिमाग को, हमेशा उसको एक्सरसाइज कराओ। अगर आप दाहिने हाथ से लिखते हो तो कभी बाएं हाथ से भी लिखना शुरू करो, ठीक है। तो ब्रेन को एक नई प्रैक्टिस, नई चीज़ कराओ। जब बाएं हाथ से लिखने लगोगे तो मतलब ब्रेन सोचेगा अरे तो अलग से काम कर रहे हैं, फिर इधर काम करना सीखेगा। एक रास्ते से आ रहे हो स्कूल तो रास्ता, दूसरी बार दूसरा रास्ता बदल दो, बीच बीच में रास्ता बदलते रहो। किसी फिक्स मतलब किसी सीट पर बैठ के पढ़ रहे हो, नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे मित्र के साथ बैठो। तो हमारा ब्रेन इस तरीके से जो है नए नए टास्क को देखेगा तो ना ब्रेन का एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है। जितना ज़्यादा हम ब्रेन को जो है थकाएंगे उतना ज़्यादा ब्रेन का विस्तार होता है, और जितना ज़्यादा उसको सुस्ताओगे, उसको सुलाओगे, उतने ज़्यादा ब्रेन भौंदा होता चला जाएगा, ठीक है। तो ब्रेन के साथ ये है कि ब्रेन को ज़्यादा जो है उसको एक्सरसाइज कराओ। तो ब्रेन की ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। नंबर गेमिंग होता है, नंबर, उसको कलर, नंबर, ये सब ब्रेन जो है जब कराओगे उसको, मतलब तमाम डिफरेंट कलर के जो है वो आते हैं, बॉक्स आते हैं, तो उन पे आप फोकस करो। उसमें अचानक उस, मतलब जैसे व्हील होता है अलग अलग कलर का, उसमें नंबर चलते रहते हैं, तो एक नंबर पे कंसंट्रेट करो, व्हील चलाओ। आजकल तो मोबाइल में होता है, डाउनलोड कर लो व्हील मोबाइल से, और फिर उस पर देखो, एक कलर पे नज़र लगा करके और व्हील को घूमता हुआ देखो, और उस पर तो फिर नज़र, हमारे दिमाग की और आँख की दोनों की कसरत होती है, एक्सरसाइज होती है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने ब्रेन को क्या कर सकते हैं, जो है काफ़ी उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब दिमाग हर चीज़ में पारंगत हो जाएगा ना, तो फिर जिस क्षेत्र में उसको बैठाओगे तुरंत कंसंट्रेट हो जाएगा उस क्षेत्र में, जो भी कार्य करोगे कंसंट्रेशन बनेगा। लेकिन उसको प्रैक्टिस से ही लाना होगा। नहीं प्रैक्टिकल करो। हम इस कुछ दूसरे राइट हैंडर हो तो लेफ्ट हैंडर बनने की कोशिश करो, लेफ्ट हैंड से थोड़ा थोड़ा लिखो, प्रैक्टिस करो। अगर ड्राइंग नहीं आती ड्राइंग बनाओ, चित्र बनाओ, अभी सब उम्र है तो नए नए तरीके क्रिएटिव वर्क करो। दिमाग इसलिए तो क्रिएटिविटी करते हो ना, तभी तो दिमाग का एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है। तो आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजी में हम एक नया तंत्र पढ़ेंगे, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कितनी अच्छी बात होती अगर हमारे अंदर जो है हरित लवक पाया जाता तो हम भी खाना जो है अपने आप ही बना लेते, पचा लेते, भोजन नहीं कर, जो है काम नहीं करना पड़ता। लेकिन काम करना पड़ता है भोजन के लिए, पेट भरने के लिए, ठीक है। तो अब जब खाना खाएंगे तो वो पचेगा, हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है। तो इसीलिए डाइजेस्ट अकेले कोई एक जो है अंग नहीं करता है, अंगों का एक समूह है जो सब मिल करके क्या करते हैं, हमारे भोजन को पचाते हैं। तो इसीलिए उसको तंत्र कहा जाता है। हमने शुरू में बताया था तंत्र किसको कहते हैं। तंत्र का मतलब अंगों के विभिन्न समूह जब मिल करके किसी एक कार्य को करते हैं तो उसे ही क्या सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे, पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। अब पाचन का मतलब क्या होता है कि जटिल भोज्य पदार्थ को सरल बनाना। देखो हमारा शरीर भी सरल से सरल चीज़ों को जो है करने की कोशिश करता है, और हम लोग क्या होते हैं ज़िंदगी को उलझाते चले जाते हैं, ज़िंदगी को जो है कठिन से कठिन बनाते चले जाते हैं। अरे जीवन है सरल बनाओ। तो ज़िंदगी वो भोजन को सरल बनाता है। कठिन भोज मतलब जो
कठोर भोज्य पदार्थ हैं उनको क्या बनाता है, सरल बनाता है। जैसे हम खाना जो खाते हैं, अब ये हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, पाचन का कार्य हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। तो अब ये दो प्रक्रिया होती हैं, भौतिक और रासायनिक, फिजियो रासायनिक। किस प्रक्रिया से जो है पाचन होता है, तो फिजियो रासायनिक प्रक्रिया से होता है। किस से, फिजियो केमिकल, फिजियो केमिकल। कुछ हमारे शरीर में जो है, हाँ हमारे शरीर में कुछ एंजाइम्स जो है सरावण होता है, एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, तो वो केमिकल का काम करती हैं। और हमारे जो दांत वगैरह हैं, जिह्वा है, दांत है, ये सब कुचर कुचर के खाना खाते हैं ना, कहते नहीं कि खाना जितना ज़्यादा चबा के खाओगे उतना ही ज़्यादा आसानी से पचेगा। तो कौन चबाता है, दांत। तो अब जब भौतिक रूप से मतलब पीट पीट करके हम खाने को जो है चबा चबा कर खाते हैं, तो क्या कौन सी प्रक्रिया हो गई, भौतिक प्रक्रिया। वो कौन सी प्रक्रिया हो गई, भौतिक। और जब रसायनों के माध्यम से हमारा खाना पचता है तो वो रासायनिक प्रक्रिया हो गई। तो ये दोनों प्रक्रिया मिलकर के जटिल पदार्थ को, जटिल भोज्य पदार्थ को किस में बदलते हैं, सरल पदार्थ में। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट एक जटिल पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक जटिल पदार्थ है। भाई हम भोजन खाते हैं तो भोजन में क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, जो है पचा करके जो है सरल उसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट को इसको पचा करके जो है ग्लूकोज में बदलता है। किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। हमारा पाचन जो है किस में करता है, ग्लूकोज में, जिससे कि हमारे शरीर को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, ऊर्जा मिल सके, उससे हमारे शरीर को ऊर्जा। भाई हमारे शरीर के हर ऊतक को, हर टिश्यू को, हर सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, हमारे भोज्य पदार्थों से ही आएगी। ठीक है, अब वो भोज्य पदार्थ जिस रूप में शरीर में जाता है उस रूप से हमें एनर्जी नहीं मिलती, उसका क्या होता है, पाचन होता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन का पाचन होता है, तो ये हो जाता है जो है आपका अमीनो एसिड में, किस में बदल जाता है, अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में। ठीक, और हमने बताया था कि 12 ऐसे अमीनो अम्ल बन करके क्या बन जाते हैं, प्रोटीन बन जाते हैं। अब अमीनो अम्ल जुड़ जाएंगे तो प्रोटीन बन जाएगा, और प्रोटीन का जब डिसइंटीग्रेशन होगा, उसका जो है डिसिमिलेशन होगा, तो क्या बन जाएगा, अमीनो अम्ल बन जाएगा। और इसी प्रकार से वसा है, ये फैटी एसिड में बदलता है। वसा किस में बदलता है, फैटी एसिड में बदल जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों का क्या होता है, पाचन होता है। हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, पाचन होता है। तो अब ये पाचन कोई अकेला काम नहीं करता। अब जो फिजिकल काम करता है हमारे, क्या करते हैं, दांत और जिह्वा करते हैं। तो एक अगली क्लास में हम लोग दांत और जिह्वा के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारे मनुष्य के शरीर में दांत कितने हैं, क्या है, दांत के क्या क्या जो है स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो सारा हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है जो पाचन होता है 5 चरणों में होता है। पाचन कितने चरणों में होता है, 5 चरणों में पाचन होता है हमारे शरीर में। सबसे पहले होता है इंजेशन। क्या होता है, इंजेशन, इंजेक्शन नहीं, ये स्पेलिंग गलत हो गया, इंजेशन। सबसे पहले होता है इंजेशन, यानी भोजन को हम ग्रहण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंजेशन। फिर होता है डाइजेशन। क्या होता है, डाइजेशन, यही होता है ना, डाइजेशन। फिर होता है TION, चलो, पाचन होता है। फिर क्या होता है, पाचन होता है। और पाचन के बाद, डाइजेशन के बाद में होता है आपका एसिमिलेशन। क्या होता है, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन। और एक क्रिया और होती है आपका जो है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब जैसे जल वगैरह है, जल का पाचन नहीं होता है, जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो एब्जॉर्प्शन भी होता है। और इसके अलावा जो है आपका जब सब कुछ पच जाएगा, सब कुछ हमारे शरीर के अंदर जो है मिट जाएगा, तो कुछ अवशिष्ट पदार्थ बचेगा। ऐसा तो है नहीं पूरा सब कुछ पच गया, तो उसका क्या होगा, जो है होता है डिफेक्शन होता है, डिफेक्शन उसका होता है, डिफेक्शन या इजेक्शन बोलते हैं, उसको बोलते हैं इजेक्शन। तो वो बाहर निकाला जाता है, यानी उसको क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। जैसे मल वगैरह है, मल है, मूत्र है, ये सब क्या होता है, इसका डिफेक्शन होता है हमारे शरीर से, इसको हम बाहर निकालते हैं। तो ये 5 चरणों में हमारा शरीर क्या करता है, पाचन का कार्य करता है। इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और डिफेक्शन। तो ये 5 चरणों में हमारे शरीर में क्या किया जाता है, पाचन का कार्य होता है। ठीक, अब पाचन हमारे शरीर के विभिन्न अंग करते हैं। अब ये इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, ये मैं जो है उसमें बना दिया है, नोट्स है, नोट्स से लिख लेना। अब जो है
पाचन के हम पाचन तंत्र को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है हमारा आहार नाल। क्या है? आहार नाल, ठीक है। और दूसरा है हमारा जो है ग्रंथियां हैं, पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां। और कुछ है सहायक अंग। सहायक अंग भी पाचन का कार्य करते हैं, जैसे कि हमने बताया कौन से? दांत और जिह्वा, दांत और जिह्वा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 पाचन, पूरे पाचन तंत्र को, पूरे सिस्टम को हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और ये होता है आपका डाइजेशन ग्लैंड्स होती हैं, डाइजेशन वाली ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ हमारे शरीर में के अंदर। जो मैंने केमिकल बताया है, ये केमिकल का काम कौन करती हैं? सारी ग्रंथियाँ। ये जो है कुछ एंजाइम्स को क्या करती हैं? निकालती हैं, रिलीज करती हैं, जिससे केमिकली तरीके से हमारा जो भोजन है, जो जटिल पदार्थ है, वो क्या हो जाए? सरल पदार्थ में चेंज हो जाए। और सबसे पहले जो दांत क्या करता है? चबाने का काम करता है। दांत जो है सबसे पहले क्या करता है? चबाता है, करते नहीं, चबाते हैं खूब, तो चबा करके भोजन को। इसीलिए कहा जाता है कि जो है ज़्यादा चबा के खाना चाहिए खाना को, जिससे कि ये सब अपने काम को आसानी से कर सकें, ठीक। आज क्यों हम इस पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं? पता चलता है हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल खुला हुआ है सामने और खाना खाते जा रहे हैं, ऐसे ही खाना खा रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, और हमारा दिमाग इस समय इधर लगा हुआ है। तो पाचन का काम दिमाग सही से कमांड नहीं दे पाता ना अपने। हमारा ब्रेन है वो सबको कमांड देता है कि तुम, अरे खाना खा रहा है बंदा, अब तुम्हारा अलर्ट हो जाओ, सारी जो ग्लैंड्स हैं वो जो है अपनी वो छोड़ना शुरू कर दो, जो है लार्वा वगैरह, जैसे लार ग्रंथियाँ, वो लार छोड़ें। लेकिन जब हमारा दिमाग यहाँ लगा हुआ है तो वो अलर्ट मोड में काम नहीं कर पाती हैं, इसलिए शरीर में पाचन सही से हो नहीं पाता है। तभी जो है हमारे शरीर में पाचन नहीं हो पाएगा शरीर सही से, तो फिर शरीर में बहुत सारी बीमारियां बनती हैं, तो वो सब भी देखेंगे हम लोग। तो अब आहार नाल में सबसे पहले तो क्या होता है? मुख गुहा होता है। मुख गुहा क्या होता है? मुख गुहा ये है, ये जो मुंह है, ये गुहा मतलब गुफा, जो हमारा छेद दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? गुहा। और मुख मतलब मुंह होता है, तो मुख गुहा से ही तो हम भोजन को ले जाते हैं। और मुंह गुहा में जाते ही जो है सबसे पहला पाचन कौन शुरू करता है? दांत, चर्वण का काम करता है, चबाना शुरू कर देता है, ठीक। और मुख गुहा के बाद जो है भोजन पहुंचता है हमारे फूड पाइप में। कहाँ पहुंचता है? आहार नाल में। आहार नाल में पहुंचता है, जिसको फूड पाइप कहते हैं। और आहार नाल से हमारा भोजन पहुंचता है हमारे पेट में, जिसको आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो पेटवा जो बाहर से दिख रहा है इसको हम लोग पेट कहते हैं, और जो अंदर इसके है वो क्या कहते हैं? आमाशय। अंदर क्या कहते हैं इसको? आमाशय। तो उस आमाशय में पहुंचता है, ठीक। और आमाशय के बाद में पहुंचता है छोटी आंत में। कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में। तो आमाशय के बाद में पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद में कहाँ पहुंचता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद में भोजन पूरा पच जाता है, और पच करके कहाँ से निकल जाता है? एनस के माध्यम से, ठीक है, गुदा के माध्यम से भोजन जो अवशिष्ट पदार्थ है वो निकल जाता है। तो इस तरीके से ये क्या हो गए? आहार नाल के मुख्य भाग हो गए। मुख गुहा, आहार नाल, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत और गुदा। तो इनसे क्या होता है? पाचन की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ये तो एक जो है पाचन करने वाले प्रमुख जो है हमारे शरीर के अंग हो गए। इसके अलावा जो ग्रंथियाँ हैं हमारे जो है जैसे मुख गुहा के पास में, आहार नाल और मुख गुहा के पास में ही जो है एक ग्रंथि है जो लार निकालती है। लार निकालती है, उसको बोलते हैं सैलिवा, क्या बोलते हैं? सलेवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि या सलेवरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। तो अब पता है आपको, एक आदमी प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार बनाता है। हमारे मुख में जो है प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। एक बोतल भर जाता है लार से। अगर ये लार ना बने तो भोजन पचे ही ना। लार पहले काम करता है। तो लार ग्रंथि क्या निकालती है? लार निकालती है, जो है सलेवरी निकालती है, और इसके कारण जो है क्या होता है? पाचन में जो है केमिकल रूप से पाचन शुरू हो जाता है हमारे मुख से। और इसके बाद इसके अलावा जो है हमारे शरीर में जठर ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि का काम क्या है? जो है HCl वगैरह निकालना। यहाँ से एक जो है अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, बड़ा खतरनाक होता है। अगर वो कहीं गिर जाए हमारे शरीर पे तो जल जाएगा। बताओ, ऐसे अम्ल हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हमारा आहार नाल खराब नहीं होता है। अम्ल को अगर न्यूट्रल करना है तो क्या
उसको दे दें हम क्षार, बेस दे दें तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो जो जहाँ पे अम्ल भरा होता है उसका जो उसकी जो कोठरी है, बाहरी आवरण है, वो क्षारीय होता है, इसीलिए जो है न्यूट्रल हो जाता है। नहीं तो अम्ल बहुत उतना खतरनाक होता है, जो हमारा शरीर मान लो यहाँ से शुरू किए, अभी हम क्या है कभी कभी क्या होता है सीधे गटक लेते हैं, मतलब खाना खा रहे हैं और भारी पदार्थ कुछ हुआ सीधे मुंह में चला गया, पानी से पी के गटक गए। अब वो उसको बोलेगा कौन, HCl बोलेगा आओ बेटा अभी मैं तुमको गलाता हूँ। अगर हड्डी भी उसके अंदर चली जाए तो हड्डी को भी वो क्या कर देती है, गला देती है HCl। इतनी खतरनाक चीज़ें हैं। तो ये जठर ग्रंथि उस चीज़ को क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक है, जठर ग्रंथि जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। और इसके अलावा जो है हमारे जो है पित्ताशय है, और क्या लीवर है, लीवर जिसको हम जिगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो जिगर का टुकड़ा भी, जिगर अर्थात क्या, लीवर, जिगर अर्थात लीवर। लीवर क्या करता है, यहाँ से पित्त बनाता है, लीवर क्या करता है, पित्त बनाता है। और एक पित्त की थैली होती है जिसको बाल ग्लैंडर बोलते हैं, पित्त की थैली में पित्त एकत्रित होता है। तो बाल ग्लैंडर का काम क्या है, सिर्फ थैली जिसमें पित्त भरता रहता है। तो पित्त जो है वही काम करता है जो गैस्ट्रिक का उल्टा काम करता है। पित्त का मतलब ये क्षारीय होता है। ठीक है, तो जो है लीवर और पित्त बनाता है, और पित्त कहाँ इकट्ठा होता है, बाल ग्लैंडर में, पित्ताशय में। पित्त कहाँ इकट्ठा होता है, पित्ताशय में। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है, प्रश्न आ जाएगा पित्त कहाँ बनता है हमारे शरीर में, तो उसमें दे देगा बाल ग्लैंडर या पित्ताशय की थैली, दे देगा लीवर, और दे देगा हार्ट, हृदय। तो अब बहुत लोग पित्ताशय की थैली देखेंगे तो टिक मार देंगे पित्ताशय की थैली, तो बनाता थोड़े नहीं, उसमें तो इकट्ठा हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। बनाता कौन है, जिगर बनाता है, हमारा लीवर बनाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारे शरीर में जो है आपका पैनक्रियाज भी है। क्या है, पैनक्रियाज, ये भी जो है काम करता है। तो पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज के अलावा हमारा इंटेस्टाइनल जो है ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड मतलब जो है आंत्र ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, आंत्र ग्रंथि। तो इस तरीके से ये सब क्या है, ग्रंथियां हैं जो काम क्या करती हैं, एंजाइम्स को, केमिकल्स को रिलीज करती हैं, और उसके कारण जो है जो बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ हैं, भोजन है, उनको उसको जो है सरल अवस्था में बनाते हैं। तो इसको हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये सारी चीज़ें जो है एक चित्र बना करके समझते हैं कि कैसे कैसे जो है पाचन होता है। अभी उतना समझ लो, फिर फंक्शन हम लोग बारी बारी से सबका फंक्शन कल देखेंगे। देखो ये हमारा क्या है, मुख गुहा है। ये क्या है, मुख गुहा। और यहाँ पर जो है लार ग्रंथि, यहाँ पर क्या है, लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि है। और ये क्या है, आहार नाल है। ये क्या है, आहार नाल। एक पाइप नुमा होती है, इसमें पाचन नहीं होता है। आहार नाल में पाचन नहीं होता है। इसमें जो है क्रमाकुंचन, इस तरीके से भोजन चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। यहाँ से गिरेगा, इधर टकराएगा, इधर से टकराएगा, नहीं सीधे धड़ाम से नहीं गिरता है, धड़ाम से यहाँ नहीं गिरता। ये क्या है, हमारा आमाशय। ये क्या है, आमाशय। तो आमाशय में धड़ाम से भोजन नहीं गिरता है, बल्कि आहार नाल में टकराते टकराते भोजन गिरता है। तो इसको क्रमाकुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन। यानी ऐसे जो है इधर से टकराई तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो आहार नाल में यहाँ आती है। फिर आहार नाल के यहीं पास में ही क्या है, पैनक्रियाज है। यहाँ पर क्या है, पैनक्रियाज है। ठीक है, और इधर ही साइड में यहाँ पर जो हमारा जिगर का टुकड़ा है, क्या है, लीवर है। क्या है, ये लीवर है। और लीवर के बगल में एक थैली लटकी हुई, यहाँ पर क्या है, एक थैली, जिसको बोलते हैं बाल ग्लैंडर। क्या बोलते हैं, बाल ग्लैंडर या पित्ताशय की थैली। फिर यहीं से एक रस्सी धागे नुमा ऐसे संरचना निकल जाती है, जो क्या कहलाती है, छोटी आंत। जो क्या कहलाती है, छोटी आंत। और इसी के चारों तरफ एक आंत पाई जाती है जिसको बोलते हैं बड़ी आंत। जिसको क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। ठीक, ये बड़ी आंत है। ये इस तरीके से, ठीक है। और ये छोटी आंत जो है, इसमें इस तरीके से संरचना ऐसी रहती है। तो इसको बोलते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और इसको बोलते हैं स्मॉल, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है, एनस है। यहाँ पर क्या है, एनस है, गुदा है। गुदा के रास्ते निकल जाता है मल हमारा। ठीक। और यहाँ पर अपेंडिक्स है। यहाँ पर क्या है,
अपेंडिक्स, जो हमारे शरीर में अब अवशेषी अंग रह गया है। कभी कभी प्रश्न आता है कि हमारे शरीर की अवशेषी अंग क्या है? अपेंडिक्स है। अगर हम जो है हरा खाना खाते, यानी जो है चारा वारा खाते, घास वास खाते, तो वो उसको कौन पचाता है? अपेंडिक्स पचाता है। इसी अपेंडिक्स से भैंसिया की पूँछ निकल जाती है। हमारी पूँछ खत्म हो गई, क्योंकि पहले जब हम इंसान चारों पैरों का इस्तेमाल करते थे, ये जो आपका फोर लिम्ब है, इसको क्या कहते हैं? फोर लिम्ब, और नीचे वाले को हिंड लिम्ब कहते हैं। तो पहले हम लोग फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब दोनों का प्रयोग करते थे चलने के लिए, तभी तो इनका एक ही नाम है। बाद में ये ऊपर उठ गया तो इसको हाथ कहने लगे, वो नीचे रह गया, पाद हो गया, पैर हो गया, दोनों को पाद ही कहते हैं, लिम्ब ही कहते हैं। लिम्ब का मतलब पाद होता है, ठीक है। तो जब हम पहले ऐसे चलते थे दोनों चारों हाथों पैरों से, तो क्या खा लेते थे? पत्ती खा लेते थे, ठीक है, फूल खा लेते थे, ऐसे ही सब कुछ खा लेते थे। तो फिर हमारे पूँछ भी थी, हमारी क्या थी? पूँछ थी, वो अपेंडिक्स से निकला हुआ। अब पूछ आएगी नहीं, क्योंकि अब ये क्या हो गया है? अब जो जीनीय रूपांतरण हो गया है, अब जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब किसी चीज़ का जीन परिवर्तित हो जाएगा तो वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। आप खाना शुरू करो, ऐसे खाते रहो, आने वाले 400-500 वर्षों तक तुम्हारे परिवार खाता रहेगा, तो फिर हो सकता है रूपांतरण हो जाए, जीनीय ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो इस तरीके से जो है ये अपेंडिक्स खत्म हो गया। तो यहाँ से ये जो है इसको बैक जो है आपका क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी या मुख गुहा, बक्कल कैविटी, यहाँ से जो है भोजन शुरू होता है जाना, पचना शुरू होता है। फिर लार ग्रंथि, और जो है यहीं पर जो है एक ग्रंथि है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक या फिर जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि, जठराग्नि, इसको बोलते हैं जठराग्नि। यहाँ पर अग्नि पैदा होती है, वही जो HCl है वो क्या पैदा करती है? आग। यहाँ से गिरेगा भोजन, तो यहाँ पर ऐसे हमारे इस आमाशय वाले क्षेत्र में ऐसे छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, कई हैं, लगभग सैकड़ों हजारों की संख्या में जठराग्नि ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियाँ। तो ये सब क्या करती हैं? HCl को निकालती हैं और कहती हैं, आओ बेटा, अभी तुमको जो है चबाया नहीं हमारे गुरु ने ऊपर, और तुमको अभी जलाती हूँ। तो इसको यहाँ जलाती है। अगर जो है मतलब धोखे से भी कोई हड्डी पड्डी या कोई पथरी सथरी पहुँच जाए तो उसको क्या कर देगी? गला करके ख़त्म कर देगी, पूरा जला देती है, यहीं पर ख़त्म कर देती है। तो ऐसे यहाँ गैस्ट्रिक है, और पैंक्रियाज भी जो है छोड़ती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर है जो है आपका आंत्र ग्रंथि। यहाँ पर क्या है? आंतों में क्या है? आंत्र ग्रंथि। तो इस तरीके से ये ग्रंथियाँ हैं कुछ। इन ग्रंथियों के माध्यम से और ये पूरे सिस्टम के माध्यम से क्या होता है हमारे शरीर में? फिजियोकेमिकल प्रक्रिया के माध्यम से जटिल भोज्य पदार्थ का सरल भोज्य पदार्थ में क्या होता है? रूपांतरण होता है। फिर जब परिवर्तन होगा तो कुछ चीज़ें हैं, एनर्जी तो चली जाएगी शरीर के, कहाँ? सभी अंगों को, सभी सेल्स को। हमारे शरीर का पूरा ढांचा कैसे बना है? सेल से बना है, कोशिकाओं से। तो कोशिकाओं में सब सारे एनर्जी पहुंच जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से, ठीक है, जिसको पावर हाउस कहते हैं ना। तो सबको एनर्जी मिल जाती है। बाकी क्या बचा? बाकी बचा जो है मल बचा, तो गुदा के रास्ते से निकल जाता है बाहर। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा पाचन सिस्टम जो है काम करता है। इसको गहराई में एक एक चीज़ों को कल हम लोग देखेंगे, लेकिन कल से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? दांत और जीभ का अध्ययन करेंगे, ठीक है। वहाँ शुरू करेंगे, फिर इसके बाद ये पूरा सिस्टम समझते हुए ख़त्म करेंगे।